अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा व तालिबात। कॉमर्स अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल की साल दुवम की क्लास में आप तमाम का खैर मकदम है। साबिक़ा क्लास में हमने देखा था कि बगैर नफ़े की तंजीमों की अकाउंटिंग ये हम देखे थे, यानी कि इसको जिस इंग्लिश में कहा जाता है अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मकसद क्या होता है ये हम साबिक़ा क्लास में देख चुके हैं। यानी कि ऐसे हमारे सोसाइटी में, हमारी समाज में ऐसी तंजीमें पाई जाती है, दो किस्म की तंजीमें पाई जाती है। कितने किस्म की? दो किस्म की तंजीमें पाई जाती है। एक है तिजारती तंजीमें और दूसरी है गैर तिजारती तंजीमें। तिजारती तंजीमों का मकसद ये है कि नफा कमाना उनका मकसद होता है, और ऐसी तंजीमें जिनका मकसद नफा कमाना नहीं होता है वो बगैर नफे की तंजीमें कहलाती है। यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा जहन में रखना जरूरी है कि हम जो सबक से पढ़ रहे हैं ये हमारे लिए बगैर नफे की तंजीमों की अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए हम यहाँ पर इस क्लास में सीख रहे हैं। तो यहाँ साबिक़ा क्लास में जैसा कि हम देखे हैं, बगैर नफे की तंजीमों का सबसे अहम मकसद अपने अराकीन की खिदमत करना या सोसाइटी की खिदमत करना होता है। इनका मकसद नफा कमाना बिल्कुल भी नहीं होता है। मगर इनकी अकाउंटेंसी या इनकी खाता नवेसी क्यों जरूरी है, ये हमारे लिए कॉन्सेप्ट मालूम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि तिजारती तंजीम रहने या बगैर तिजारती तंजीम रहने, दोनों को भी चलाने के लिए हमको मालिया की जरूरत पड़ती है। और मालिया हमारे पास रहने से यानी कि हमारे जो रोजमर्रा के जो अखराजात है उसकी अदायगी के लिए, और जो भी उसका जो अहम मकसद है उसको चलाने के लिए, उसकी तकमील के लिए, अपने मकासिद के हुसूल के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। और इन्हीं पैसों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए हम जो है सो अकाउंटिंग करते हैं या खाता नवेसी करते हैं। तो साबिक़ा क्लास में हम बहुत ही क्लियर हो चुके थे कि इसका अहम मकसद अपने अपने अराकीन की खिदमत करना और सोसाइटी की खिदमत करना। आज इस क्लास में हम देखेंगे कि जब हम खाता नवेसी करते हैं, यानी कि बगैर नफे की तंजीमों की हम खाता नवेसी करते हैं, तो उसका सबसे अहम मकसद क्या होता है। खाता नवेसी इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां पर जो फंड्स अवेलेबल है, वहां पर जो पैसा अपने को बचा हुआ है, वहां पर जो हमारे पास यानी कि जो भी मालिया हमको कारोबार चलाने के लिए होता है, वो उसको गबन से बचाने के लिए, धोखाधड़ी से बचाने के लिए खाता नवेसी करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जब हम खाता नवेसी करते हैं तो इसके लिए हमको जो है सो इसके बारे में जब हम अकाउंट्स जब हम करते हैं, खाता नवेसी हम जो करते हैं, तो इसके लिए हमको यहाँ पर यानी कि असल आमदनी और मालियाती आमदनी ये हमको मालूम होना जरूरी है। उसके बाद असल खर्च और मालिया खर्च ये हमको मालूम होना जरूरी है। सबसे पहले हम बहस करते हैं, सबसे पहले हम मालूमात हासिल करते हैं कि जो है सो असल आमदनी क्या है और मालियाती आमदनी किसे कहते हैं। सबसे पहले जब हमको कोई यानी कि किसी भी गैर तिजारती तंजीम को पैसा अगर वसूल होता है तो हम उसको वसूलियात कहते हैं। क्या कहते हैं? वसूलियात कहते हैं। मगर वसूलियात में हमको आमदनी अलग है और वसूलियात अलग। हर वसूलियात आमदनी नहीं हो सकती। आप लोग एक चीज अच्छी तरीके से ज़हन में रखिए, हर वसूलियात आमदनी नहीं हो सकती और हर अदायगी खर्चा नहीं होता। तो ये एक चीज आपको ज़हन में रखना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि असल आमदनी क्या है और मालिया आमदनी क्या है। क्योंकि जब हम इसकी खाता नवेसी करना चाह रहे हैं, यानी कि बगैर नफे की तंजीमों की अकाउंटिंग अगर हम करना चाह रहे हैं, तो हम इनको इसका बुनियादी जो है सो हमको मकसद मालूम होना बहुत जरूरी है। बुनियादी कॉन्सेप्ट हमको इसका मालूम होना जरूरी है, तभी हम आसानी के साथ जो है सो ये इसकी यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले असल आमदनी को आप इंग्लिश में कहेंगे कैपिटल इनकम। क्या कहेंगे? कैपिटल इनकम। इसी तरीके से मालिया आमदनी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेवेन्यू इनकम। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पर आपको एक सवाल पैदा होता है कि ये भी आमदनी है और ये भी आमदनी है, तो दोनों के दरमियान में बुनियादी फर्क क्या है, आज हम इस क्लास में तफसील से बहस करेंगे। क्योंकि ये भी हमको हासिल हो रहा है और ये भी हमको हासिल हो रहा है, मगर इसको हम किस तरीके से इसको हम अलग करें कि कौन सी जो है सो
आपको असल आमदनी है और कौन सी आपको मालियाती आमदनी है, ये हम तफसील से इस क्लास में देखेंगे। तो ये आप कैसा देखेंगे, ये उसके खुसूसियात जो आपको पाई जाती है, ये खुसूसियात की बुनियाद पर आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये जो है सो मालियाती असल आमदनी है या मालियाती आमदनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं असल आमदनी की, यानी कि कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम में यानी कि सबसे पहले आप एक चीज ध्यान में रखिए कि यहां पर भी आपको पैसा आ रहा है और यहां पर भी आपको पैसा आ रहा है, दोनों हालतों में पैसे आ रहे हैं, मगर पैसा जो हमको हासिल हो रहा है वो आप आमदनी नहीं कह सकते उसको, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले असल आमदनी ऐसी आमदनी है, असल आमदनी ऐसी आमदनी है, यानी कि असल आमदनी का मतलब यह है कि ये बार बार वसूल नहीं होते। सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान में रखिए कि असल आमदनी, कैपिटल इनकम के तस्वुर को अगर आपको समझना है तो आप सबसे पहले ये समझिए कि ये बार बार वसूल नहीं होता। यानी कि आप कैसा समझेंगे कि बार बार वसूल नहीं होता और बार बार वसूल होता, एक हिसाबी साल के अंदर ये आपको नहीं मिलता, यानी कि कई सालों में एक बार ये आपको हासिल होता है। यानी कि मिसाल के तौर पर 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार, 4 साल में एक बार, या कंपनी की जो है सो तंजीम की हयात में जो है सो एक बार वसूल होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं असल आमदनी। इसकी दूसरी खुसूसियत असल आमदनी की क्या है, असासों की फरोख्त पर यह हासिल होती है। यानी कि असासे हमारे पास कैसे, मिसाल के तौर पर आपके पास मिशनरी थी, आप मिशनरी बेच दिए, आपको अमाउंट हासिल हो गया, यानी कि रकम हासिल हो गई, तो आपको असल आमदनी है। आपके पास जो है सो यानी कि इमारतें थी, बिल्डिंग थी आपके पास, आप उसको फरोख्त कर दिए, उससे आपको आमदनी हासिल हुई, तो आप वो असल आमदनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड, यानी कि आप इसको असल आमदनी को किधर बताएंगे, खाता नवेसी में आप इसको किधर बताएंगे, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको आप नहीं लेंगे। यानी कि आमदनी वो खर्च खाते में आप असल आमदनी को आप नहीं लेंगे, उसका इंदराज नहीं करेंगे, उसको आप दर्ज नहीं करेंगे, बल्कि आप इसको बैलेंस शीट में यानी कि लायबिलिटीज के जानिब आप उसको बताएंगे, ठीक है, इसको असल आमदनी को। उसके बाद बात करते हैं अब ऐसी कौन से जो है सो हेड्स है जिसको आप जो है सो असल आमदनी तस्वुर करना है, उसकी चंद मिसालों के जरिए से हम उसको आज समझेंगे। सबसे पहले है, क्योंकि ये बगैर नफे की तंजीमें हैं, बगैर नफे की तंजीमों में अलग अलग इस्तिलाहात हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले है लाइफ मेंबरशिप फीस, यानी कि ताहयात रुकनियत फीस। ताहयात रुकनियत फीस का मतलब यह है कि जो बगैर नफे की जो तंजीमें रहती हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास है यानी कि एक लाइब्रेरी है या एक हॉस्पिटल है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो वहां पर जो भी मेंबर जो है सो कुछ फीस रकम यानी कि एक अमाउंट जो है सो वहां पर ताहयात यानी कि जिंदगी भर के लिए जो पैसा देकर वो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबर बनता है, जो रुकन बनता है, तो वैसी फीस कहलाती है लाइफ मेंबरशिप फीस, यानी कि ताहयात रुकनियत फीस। मिसाल के तौर पर मैं आपको देता हूं कि एक गैर तिजारती यानी कि बगैर नफे की तंजीम जो है सो के पास रुकन बनने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि हर रुकन हर महीने में 100 रुपये देकर अपनी मेंबरशिप कायम रख सकता, ठीक है, ये आम किस्म की जो है सो फीस है। इसके अलावा अगर बगैर नफे की तंजीम एक रास्ता ये बतलाती है कि जो है सो आप 5,000 रुपए दे दीजिए, ठीक है, अपना मेंबरशिप हमेशा के लिए जिंदगी भर जब तक आपकी हयात है 5,000 रुपए दे दीजिए और जिंदगी भर के लिए जो है सो आप मेंबरशिप बन जाइए। तो इसमें क्या है, एक ही बार अमाउंट आ रहा, यानी कि रुकन क्या कर रहा है, एक ही बार जो है सो आपको अमाउंट पे कर रहा, और अमाउंट भी जो है सो ज्यादा है, 100 रुपए महीने को महीना आपको देना है या साल को साल 100 रुपए देना है, उससे अच्छा जिंदगी भर के लिए आपको 5,000 रुपए देना है। तो वो 5,000 रुपए जो आप दे रहे हमेशा एक ही टाइम पे, वन टाइम सेटलमेंट में आप जो दे रहे उसको कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस, ताहयात रुकनियत फीस। पूरी जिंदगी के लिए आप जो है सो एक बड़ी रकम देकर हमेशा के लिए रुकनियत हासिल कर लिए, ऐसी जो है सो आमदनी को लाइफ मेंबरशिप फीस कहते हैं, जो बगैर नफे की तंजीमों को हासिल हो रही है, ठीक है। उसके बाद मखसूस किस्म के अतियात, यानी कि ऐसे अतियात, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे अतियात। अतियात किसे कहते हैं, यानी कि अब बगैर नफे की जो तंजीमें हैं, इनके जो अराकीन है, इनके अराकीन को छोड़कर बाहर वाले कुछ रकम अगर इमदाद दे रहे हैं, ठीक है, बाहर वाले कुछ अमाउंट दे रहे हैं, बड़ा अमाउंट अगर आपको दे रहे हैं, तो वो कहलाता है मखसूस किस्म के अतियात,
ठीक है। तो मखसूस किस्म के अतियात का मतलब यह है कि ऐसे अतियात जो किसी खास मकसद के तहत जो है आप यानी कि बगैर नफे की तंजीम को दिया गया है, यानी कि ऐसी रकम जो किसी मकसद के साथ दिया गया है, ऐसा अतिया जो किसी मकसद के साथ दिया गया है। अब मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि हमारे अतराफ व अकनाफ में एक ऐसा इदारा है जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करता है, ठीक है। वो लोगों की, उनका मकसद ही क्या है, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना, यानी कि गरीब तलबा को वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए जो पैसा जो दरकार है, तो वहां पर जो लोग उसके एक 50-60 उसके अराकीन है, अराकीन के अलावा जो बाहर के लोग पैसे दे रहे हैं वो आपको कहलाता है अतियात। यानी कि अगर कोई खास मकसद के साथ आपको रकम हासिल हो रही है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताया कि एक ऐसी गैर नफे की तंजीम है जिसका मकसद लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना है, तो वहां पर कोई बाहर से एक शख्स लाके जो है सो पैसा दे रहा है और ये कह रहा है कि इसकी मदद से जो है सो एक हाल तामीर किया जाए, या मेरे वालिद साहब के नाम से जो है सो कोई, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास एक मस्जिद है, मस्जिद में कोई साहब ये पैसे बोल के दिए कि ये वजू खाने के लिए मैं पैसे दे रहा हूं। किसके लिए दिए? क्योंकि मिसाल के तौर पर मस्जिद है, मस्जिद का मकसद नफा कमाना नहीं है, सोसाइटी की खिदमत करना है, का कोई भी लोग वहां पर आ सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं और जा सकते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी सर्विस है। तो मस्जिद में जो बाहर के लोग एक बड़ी रकम दे रहे हैं तो वो कहलाता है मखसूस किस्म के अतियात। अब मखसूस का मतलब है कि किसी मकसद के साथ दी गई रकम, किसी मकसद के साथ बगैर नफे की तंजीमों को दिया गया अमाउंट, दिया गया रकम। अब जैसा कि मैं आपको मिसाल में बताया था कि एक लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी लोगों की फलाह बहबूद के लिए एक महल्ले में चलती है, तो वहां पर कोई साहब लाके जो है सो पैसे दिए कि इससे जो है सो एक हाल बनाया जाए, या इससे जो है सो एक पानी का नज्म किया जाए, डोनेशन फॉर वाटर प्लांट, डोनेशन फॉर वाटर प्लांट, मानी कि जो मकसद के लिए दिया गया है वो तंजीम वो पैसा उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करेगी, दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। यह बात आपको अच्छी तरीके से ज़हन नशीं रखनी चाहिए कि यहां पर मखसूस किस्म के जो अतियात है जो मकसद के साथ दे रहे हैं वही मकसद के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया जाएगा, दूसरे मकसद के लिए वो पैसा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसके बाद है तीसरी मिसाल, इमारतों की तामीर के लिए मौसूलात लिहाज। जैसा कि मैं आपको बताया डोनेशन यानी कि डोनेशन फॉर हॉल, यानी कि डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन, तामीर के लिए कोई अतिया दिए लाके, यानी कि बगैर नफे की तंजीमों के लिए कोई मकसद के साथ जो रकम हासिल हो रही है उसको हम कहते हैं यानी कि मखसूस अतियात, या जो मकसद के लिए वो आ रही है वही मकसद के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा, दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसके बाद है बैंक लोन, यानी कि बैंक लोन का मतलब यह है कि आपको ज्यादा रकम आ रही है, जैसे हम इसकी खुसूसियत में रखे रकम ज्यादा होती है, आप बैंक में जाके तो ये नहीं बोल सकते कि मुझे 10 रुपए का लोन दो, आपको तो बैंक में बोलना पड़ेगा कि 1 लाख का लोन चाहिए, 50,000 का लोन चाहिए, या 10 लाख का लोन चाहिए, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, जितना भी आपको जरूरत है वो हिसाब से। तो यानी कि असल आमदनी की जो खुसूसियत है कि ये रकम ज्यादा होती है और ये बार बार वसूल नहीं होती। तो बैंक लोन जो है आप हर महीना जाके लोन नहीं लेते, या हर 15 दिन में आप लोन नहीं लेते, या हर 6 महीने में लोन ले लेते, साल को साल आप लोन नहीं लेते, कभी तो भी आप एक बार लोन लेते जब भी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए बैंक लोन को यहाँ पर असल आमदनी में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि लोन का अमाउंट ज्यादा रहता है और ये बार बार वसूल नहीं होता। ये है असल आमदनी की खुसूसियत और उसकी मिसालें। अब इसके बाद आ जाइए हम दूसरी बहस करते हैं, मालिया आमदनी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेवेन्यू इनकम। दूसरी जो चीज हमारे पास रेवेन्यू इनकम या मालिया आमदनी। यहां पर आप देख लीजिए ये जो मालिया आमदनी है, मालिया आमदनी में ये उमूमन बार बार यानी मुसलसिल वसूल होते रहती है, यानी कि ऐसी आमदनी जो बार बार आपको आ रही है, यानी कि किसको आ रही है, बगैर नफे की तंजीमों को। मिसाल के तौर पर एक मस्जिद है, एक मस्जिद को क्या हुआ, यानी कि चंदे आप महीने को महीना चंदा देते आप, या जुमा में जैसो आप चंदा देते, तो बार बार उनको साल में कई मरतबा पैसे आ रहे, एक बार नहीं आ रहे, कई मरतबा पैसे आ रहे। तो ये उसकी खुसूसियत है मालिया आमदनी की खुसूसियत में कि मालिया आमदनी बगैर नफे की तंजीमों को मुसलसिल वसूल होते रहती है, बार बार वसूल होती रहती है। और दूसरे अल्फाज में हम अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो कारोबार की
कारोबारी माल या खिदमात को फरोख्त करके, यानी कि जो भी उसका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस है, जो भी उसकी खिदमात है, उसकी वजह से जो भी आमदनी बार बार हासिल हो रही है, वो भी जो है सो मालिया आमदनी की खुसूसियात है। उसके बाद है मालिया आमदनी की जो है सो अक्सर इसका अमाउंट कम होता है, ठीक है, यानी कि इसका हम जो है सो अमाउंट यानी कि उसकी जो रकम है, ये जो हमको वसूल हो रहा है, ये बहुत छोटे रहते हैं, ज्यादा नहीं रह सकता। उसके बाद आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट की जानिब बताएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो हमारी आगे की क्लास में हम उसमें तफसील से बहस करेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों तैयार किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट की जानिब क्या होता है, क्रेडिट की जानिब क्या होता है, हम आने वाली क्लासेस में तफसील से बहस करेंगे। तो ये जो मालिया आमदनी है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट की जानिब बताया जाता है, ठीक है, दर्ज किया जाता है। अब इसकी मिसालें कौन कौन सी है हम देखेंगे। सबसे पहले बहस करते हैं मालियाती आमदनी की सबसे बेस्ट मिसाल, सबसे अच्छी मिसाल है चंदे। ये सबसे मजबूत आमदनी का जरिया है, यानी कि बगैर नफे की तंजीमें चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, और ये पैसे उनको कहां से आते हैं, ये पैसे उनको चंदों से हासिल होते हैं। जिस तरीके से मालियाती आमदनी से जो ज्यादा इन्हिसार इनका मालियाती आमदनी के ऊपर ही होता है। जैसा कि मैं आपको मिसाल दिया था कि एक मस्जिद है, मस्जिद में आप मौजन साहब आके आपके घर पे हर महीना जैसो चिट्ठी रसीद फाट के आपको पैसा दे रहे, और आप उनको 15 रुपए 20 रुपए जो भी आप देना चाह रहे हैं वो देने के बाद, तो ये किसकी मिसाल है, मालियाती आमदनी की मिसाल है। यानी कि आप बार बार हर महीना उनको पैसे देते जा रहे, ठीक है, तो वो कहलाता है चंदे, ठीक है। ये चंदे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की आमदनी का सबसे मुस्तकिल जरिया है, बार बार इनको हासिल होने वाला सबसे अहम जरिया है। उसके बाद है पुराने अखबारात की फरोख्त। पुराने अखबारात की फरोख्त का मतलब यह है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए कि वहां पर न्यूज़पेपर आता है, जिस तरीके से हमारे घरों में न्यूज़पेपर आता है, जैसा कि आपके वालिद साहब भी पेपर मंगाते हैं, तो वो पेपर रोजाना जो हम मंगाते हैं, मामूल की रकम से वो पैसा आप जैसो महीने को महीना अमाउंट पे करते हैं, और जो उसकी जो पुराने अखबार जो बच जाते हैं, पुराने अखबार को जो है सो 3 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार या साल को साल जो है सो हम उसको बेच देते हैं, तो लिहाजा उससे जो पैसा हासिल होता है वो मालियाती आमदनी कहलाती है। मालियाती आमदनी की मिसालों में से वो भी एक है। तो आप देखिए पुराने अखबार आप बेचे, पुराने अखबार आप बेचने से क्या हो रहा, यहाँ पर बार बार यानी कि हर महीना आप बेच सकते, हर 3 महीने में बेच सकते, या हर 6 मंथ में आप बेच सकते, या साल को साल तो आप बेचते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा आपके पास रखने से कुछ उसका फायदा हासिल होने वाला नहीं है। आपके पास स्क्रैप है, वो रद्दी है, वो आपके पास खाली पीली आप जमा कर लेके नहीं बैठते, जगह आपकी खराब होती, तो लिहाजा आप क्या करते, उसको बेच देते। तो यहां पर देखिए पुराने अखबार को जब आप बेच रहे, तो यानी कि साल में कई मरतबा, यानी कि कम से कम साल में एक बार तो आप निकाल देते रद्दी, तो ठीक है, वो है। और उससे जो रकम हमको हासिल हो रही है वो बहुत कम रकम रहती है, बहुत छोटी रकम रहती है, क्योंकि आपको पुराने अखबार बेचने से आपको 1 लाख 2 लाख 50,000 10,000 नहीं आते। आप कितना भी बेचे तो 100 रुपए 200 500 1000 रुपए से ज्यादा आपको नहीं आते। जितना वेट रहेगा उतना पैसा आपको हासिल होगा, यानी कि अमाउंट उसका कम रहता है। तो ये क्या है, मालिया आमदनी। उसके बाद है लाकर का किराया। अब ये लाकर का किराया क्या है, इसके बारे में हम, लाकर का किराया क्या है, यानी कि एक स्पोर्ट्स क्लब है, एक स्पोर्ट्स क्लब के अंदर जो वहां के अराकीन है, जो उसके स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर्स है, स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर्स क्या करते हैं, खेलने के लिए वहां पर आते हैं, उसका मेंबरशिप रहता है उनके पास, वो आते हैं। आते वक्त क्या है, अपने 2 व्हीलर के जरिए या बाइक के जरिए या पैदल वो लोग आते हैं। आने के बाद क्या करते हैं, अब स्पोर्ट्स का ड्रेस उनको पहनना है, तो जो भी उनके बिलोंगिंग्स है, जो भी उनके ड्रेस है, यानी कि जो उनका सिविल ड्रेस होता है, जो उनका वॉलेट होता है, जो उनका मोबाइल होता है, जो भी उनकी गाड़ी की चाबी जो होती है, वो उनको एक लॉकर्स, छोटे छोटे बॉक्सेस वहां पर एक स्ट्रॉन्ग रूम में रखे हुए रहते हैं, जिसकी चाबी सिर्फ रुकन के पास होती है, यानी कि जो भी क्लब का मेंबर है उसी के पास उसकी चाबी रहती है। छोटे छोटे बॉक्सेस में वो अपना ड्रेस रख देता है, फिर उसके बाद उसका मोबाइल फोन वहां पर रखता है, फिर उसके बाद उसकी पॉकेट वहां पर रखता है, उसके पैसे वहां रखता है, उसकी गाड़ी की चाबी रख के जो है सो उसको लॉक करके जो है सो
उसकी जो चाबी है, लॉक की चाबी, वो अपने साथ स्पोर्ट्स ड्रेस ले लेके पहन लेके, फिर जो भी उसका गेम है खेल लेके, फिर वापस चेंज करके चला जाता। तो ये जो किराया जो हासिल हो रहा है स्पोर्ट्स क्लब को, ये आमदनी है स्पोर्ट्स क्लब के लिए। क्यों? क्योंकि कई अराकीन से ये लाखों का किराया लोग वसूल करते हैं, और ये बहुत नॉमिनल रहता। ये कोई 1 लाख रुपए दो, 10 लाख रुपए दो, 1 करोड़ रुपए दो नहीं रहता। मैं मिसाल के तौर पर महीने को 50 रुपए, महीने को 100 रुपए लाकर का किराया, जो भी उसके मेंबर है वही इसको इस्तेमाल करते, वही जो है इसको इसकी रकम अदा करते। तो यानी कि स्पोर्ट्स क्लब के लिए लाकर का किराया क्या है, यानी कि मुसलसिल जो है सो ये हासिल, उमूमन बार बार हासिल होता रहता। महीने को महीना आप लॉकर का किराया ले सकते, यानी कि 3 महीने में एक बार लाकर का किराया ले सकते, 6 महीने में एक बार लाकर का किराया ले सकते, या साल को साल तो लाकर का किराया आप लेते हैं। तो यानी कि आप यहां देखेंगे कि मालिया आमदनी जो है, रेवेन्यू इनकम जो है, ये बार बार होने वाली है, बार बार वसूल होती रहती है। यानी कि बगैर नफे की तंजीमों को ऐसी रकम जो बार बार वसूल होती है, मालियाती आमदनी कहलाती है, जिसकी मिसालें भी हम देखे हैं। लाकर का किराया, ये अपने अराकीन से लाकर इस्तेमाल करने का जो किराया लेते हैं, वो महीने को, हर माह हो सकता है, सेमाही हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, या सालाना हो सकता है। और ये रकम भी काफी छोटी रहती है, छोटी होती है, और मुसलसिल जो है सो वसूल होती है। उसके बाद है घास की फरोख्त, यानी कि जो भी मैदान है, खेल के मैदान है, वहां पर जो है सो घास काफी बड़ी हो गई है, जो भी उसको कट करके जो भी रकम आपको थोड़ी बहुत छोटी बहुत रकम दे रहे हैं, तो ये भी आपको मालियाती आमदनी है, क्योंकि ये आप कट करेंगे घास फिर से उठ जाती, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी रकम भी जो है सो काफी कम रहती। घास आप बेच के करोड़ों रुपए या लाखों रुपए, हजारों रुपए नहीं कमा सकते। 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 रुपए कोई भी आपको घास के बदले दे सकता है, मगर ज्यादा रकम नहीं दे सकता है। अब अजीज तलबा और तालिबात, अब यहाँ पर हम असल आमदनी के बारे में और मालिया आमदनी के बारे में तफसील से बहस करें। अब ये दोनों के दरमियान में आपको ये क्लास सुनने के बाद आसानी से फर्क मालूम होना चाहिए कि जो भी हमको पैसे आ रहे हैं वो मालिया किस तरीके से हो सकते हैं, असल किस तरीके से हो सकते हैं, ये आप एक बुनियादी पॉइंट के जरिए समझ सकते हैं। क्योंकि हम इससे पहले बहस करें असल आमदनी, आप देखिए ये असल आमदनी जो है ये बार बार वसूल नहीं होती, जबकि मालिया आमदनी बार बार और मुसलसिल वसूल होती है। ये बुनियादी फर्क है इन दोनों के दरमियान में, ठीक है। उसके बाद ये असासों की फरोख्त पर हासिल होती है, जैसा कि मिशनरी को, आप मिशनरी खराब हो गई आप बेच दिए, कोई मकान बेच दिए, इमारत बेच दिए, जमीन थी बेच दिए, मोटर कार थी आप बेच दिए। मगर ये यानी कि मामूल की जो सरगर्मियां हैं, एक कारोबार, यानी कि बगैर नफे की तंजीमों की जो मामूल की सरगर्मियां या खिदमात है, उनके बदले में जैसे ये मुसलसिल हासिल होने वाली आमदनी मालियाती आमदनी। उसके बाद असल आमदनी का जो रकम हमको वसूल हो रही है, असल आमदनी की रकम ज्यादा होती है और मालिया आमदनी की रकम कम होती है, ठीक है। जैसा कि हम मिसालों में ये देख चुके हैं, एक एक मिसाल जो है सो हम देखेंगे। उसके बाद इसको जो है सो असल आमदनी को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं बताएंगे, ठीक है, और इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट की जानिब बताएंगे। उसके बाद इसकी मिसालों में आप देखेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस, एक रुकुन हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए मेंबर बन गया है क्लब का, जिंदगी भर के लिए मेंबर बन गया, कुछ अमाउंट देके जिंदगी भर के लिए मेंबर बन गया, तो ऐसी आमदनी जो है सो असल आमदनी कहलाती है। उसके बाद मखसूस किस्म के जो अतियात है, यानी कि कोई मकसद के साथ कोई लाके दिए हैं पैसे, कि ये पैसा इसी मकसद के लिए इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, वो यहाँ पर है। उसके बाद यानी कि मालियाती आमदनी है, मालियाती आमदनी ऐसी आमदनी है जो यानी कि बगैर नफे की तंजीमों को मुसलसिल हासिल होते रहती है और जिनका अमाउंट भी कम होते रहता है। उसके बाद अजीज तलबा और तालिबात, अब हम बात करेंगे खर्च की। अब तक हम देखे हैं कि जो हमको आमदनी यानी कि बगैर नफों की तंजीमों को आमदनी, जो भी पैसा वसूल होता है वो असल है या नहीं तो फिर मालिया है। उसके बाद आ जाइए खर्च, यानी कि खर्च में भी हमको 2 किस्म के खर्च है, यानी कि आप किसी को पैसे दे रहे, नॉर्मली आम तौर पर हम क्या सोचते हैं कि जो भी हम पैसा दे रहे वो खर्चा हो गया। जरूरी नहीं है कि आप दे रहे सो अमाउंट खर्चा होना बोल के, आप हो सकता है किसी को बदल दे रहे हैं, हो सकता है आप जमीन खरीद रहे हैं। तो यहां पर हम इस क्लास में हम बहस करेंगे कि खर्च जिस तरीके से आमदनी 2 तरह की थी, आमदनी 2 तरह की थी, असल आमदनी, मालिया आमदनी, सेम उसी तरीके से खर्च भी 2 तरीके के हैं। खर्च भी क्या है? 2 तरीके के हैं, असल खर्च और मालिया खर्च।
अब इन दोनों के दरमियान में क्या फर्क है, क्या बुनियादी फर्क है, हम इस क्लास में तफसील से बहस करेंगे। अजीज तलबा और तालिबात, यहाँ पर असल खर्च की जो खुसूसियात दी गई है उसके बारे में हम तफसील से बहस करेंगे। यानी कि असल खर्च किसको कहते हैं? जब आप किसी को, यानी कि गैर नफे की तंजीमें किसी को पैसा दे रही है तो वो असल खर्च है या मालिया खर्च है? आप किस तरीके से इसको आप देखेंगे, ये उसकी खुसूसियात की बुनियाद पर आप तकसीम कर सकते हैं। इसके तसव्वुर अगर आपको समझ में आया तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये मालिया खर्च है या असल खर्च है। यानी कि सबसे पहले असल खर्च ऐसा खर्च है इससे इस्तेफादा एक हिसाबी साल के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए। यानी कि यानी कि असल खर्च ऐसा खर्च है इससे इस्तेफादा एक हिसाबी साल से ज्यादा होना, यानी कि कई सालों तक आप उसको इस्तेमाल करना। मिसाल के तौर पर बगैर नफे की तंजीमें एक मिशनरी खरीदे, मिशनरी खरीदे तो इससे इस्तेफादा आप कई सालों तक हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपको कई सालों तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कई सालों तक जो आप पैसा लगाए उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, और ये बार बार नहीं होता है। यानी कि असल खर्च ऐसा खर्च है जो बार बार नहीं होता। फिर उसके बाद इसको हम बैलेंस शीट में असेट्स की जानिब हम इसको बताते हैं। कहां बताते हैं? बैलेंस शीट में हम इसको असेट्स की जानिब बताते हैं। और इसकी मिसालें कौन कौन सी है? आप इमारत खरीदे, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बगैर नफे की तंजीमें, उनके पैसों से वो लोग क्या करें, पैसा ज्यादा था, कुछ फाजिल रकम इनके पास थी, तो ये लोग कहीं जमीन खरीदे या इमारत खरीदे, तो ये कौन सा खर्च है? असल खर्च है। क्यों? क्योंकि इमारत आप बार बार नहीं खरीदते, मिशनरी आप बार बार नहीं खरीदते, गुडविल आपके जैसे बार बार नहीं होती, मोटर कार आप बार बार नहीं खरीदते, तो ऐसे खर्च जो एक हिसाबी साल से जायद इससे इस्तेफादा हासिल करने को हम क्या कहते हैं? असल खर्च कहते हैं। सेम इसके बरखिलाफ एक साल के अंदर अंदर जो भी जैसो हम खर्चे करते हैं, ऐसा खर्च जिससे इस्तेफादा एक हिसाबी साल के अंदर अंदर हो जाए, मालिया खर्च या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम उसको कहते हैं। और मालिया खर्च बार बार होते रहता है, एक हिसाबी साल के दौरान में कई मर्तबा होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। बगैर नफे की तंजीम, यानी कि एक किराए के ऑफिस में है, तो किराए के ऑफिस में आप किराया कितनी मर्तबा देते? कई सालों में एक बार किराया देते, या आप महीने में हर महीना आप किराया देते? आप हर महीना किराया देते। वहां पर लाइट का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको हर महीना पे करना पड़ता। ऑफिस के अखराजात है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, तो ऐसे अखराजात जो एक साल में कई मर्तबा होते रहते हैं, हम उसको मालिया खर्च कहते हैं। और ये बार बार होते रहते हैं और इनका रकम भी बहुत छोटी होती है। जिस तरीके से किराया 1000 रुपए, 2000, 3000, 5000, 10,000 रुपए किराया, उसको यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिबिट की जानिब इसको बताया जाता है। जब हम जो है सो प्रैक्टिकल के सवालात करेंगे, जब हम तफसील से देखेंगे कि मालिया खर्च किस तरीके से इंदराज किया जाता है। उसके बाद आ जाइए इसकी मिसालें। अब मालिया खर्च की मिसालें, तनख्वाहें, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए कुछ मुलाजिमीन की जरूरत पड़ती है, तो हम उनको महीने को महीना तनख्वाह देते हैं। तो महीने को महीना अगर हम उनको तनख्वाह दे रहे, तो हम उनको साल में 12 महीने तनख्वाह दे रहे, तो आपको ये बार बार एक हिसाबी साल के दौरान में 12 मर्तबा दिए आप, तो लिहाजा ये मालिया खर्च है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन का बिल है, किराया है, और जैसे आपको ट्रांसपोर्ट के अखराजात है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, रिपेयर्स है, टेलीफोन का बिल है, इस तरीके से। तो अजीज तलबा और तालिबात, यहाँ पर हम देखे होंगे कि असल खर्च ऐसा खर्च है, दोनों के दरमियान में हमको आसानी से फर्क मालूम होता है कि असल खर्च जो है सो एक हिसाबी साल से ज्यादा इसका इस्तेफादा हम हासिल करते हैं, मालिया खर्च का इस्तेफादा एक हिसाबी साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। और असल खर्च बार बार नहीं होता, और ये बार बार होता है, और इसकी रकम, असल खर्च की रकम ज्यादा होती है और मालिया खर्च की रकम कम होती है। और इनको यानी कि असल खर्च को बैलेंस शीट में असेट्स की जानिब दिखाया जाता है, और मालिया खर्च को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डिबिट की जानिब दिखाया जाता है। और असल खर्च की मिसालों में इमारतें, मिशनरी, साख, मोटर कार वगैरह, और यहाँ पर मालिया खर्च की मिसालों में तनख्वाहें, किराया, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑडिट फीस वगैरह। तो यहाँ पर हम इसके तस्वुरात को समझने के बाद इन दोनों के दरमियान में क्या बुनियादी फर्क है हम आसानी से बता सकते हैं जब हम इसके इस्तेमाल की नोयत को देखेंगे। यानी कि ऐसा खर्च, हम पैसे दे रहे, आप जमीन खरीदने के लिए पैसा दिए और आप जैसो स्टेशनरी खरीदने के लिए पैसा दिए,
तो जमीन खरीदने के लिए जो आप पैसा दिए वो आपको असल खर्च है, और जो आप स्टेशनरी खरीदने के लिए पैसा दिए वो आपको मालिया खर्च है। क्यों? क्योंकि जमीन जब आप खरीद रहे तो इससे इस्तेफादा कई सालों तक आपके पास हासिल कर रहे, जबकि आप मालिया खर्च स्टेशनरी खरीद रहे, पेन खरीद के लाए, 1 महीने में खत्म हो जाता, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में खत्म हो जाता। तो जो आप स्टेशनरी खरीद रहे वो आपको मालिया खर्च है। अगर आप जमीन खरीद रहे या आप मोटर कार खरीद रहे तो वो आपको जो है सो असल खर्च में आता है।